सीडीपी देखते हैं 1 जनवरी 2022 ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। झुकेगा नहीं और जीत का काफिला हमारा रुकेगा नहीं। दिव्यांश टीचर्स एकेडमी डीटीए भागलपुर पहनाएगा विनर की माला। झुकेगा नहीं। आ, 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 आ। आइए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं। यानी कि विकास का क्रम का सिद्धांत होता है ना, और दर यदि बोला जाए, स्पीड, गति, तो विभिन्न विभिन्न होती है। कोई 8 साल का बच्चा है, दूसरा 8 साल का बच्चा, दोनों में मानसिकता उतनी ही आ जाती है क्या? अलग अलग दर होती है ना। किस पर यह निर्भर करेगा? तो देखिए, जैसे सिफिलोकॉर्डल होता है, सिफिलोकॉर्डल मस्तिष्क से पैर की ओर का सिद्धांत, अर्थात शीर्षगामी, मस्तकाधोमुखी, सिर पुच्छीय दिशा में सिद्धांत। पहले बच्चा जन्म लेता है तो माथा हिलाता है, फिर धीरे धीरे अपने शोल्डर्स वगैरह कमर पर बैठ जाता है, फिर घुटनों के बल रेंगता है, तत्पश्चात पैर पर खड़ा हो जाता है। यह क्या है? सिफिलोकॉर्डल अर्थात शीर्षगामी। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा प्रॉक्सिमो डिस्टल अर्थात केंद्र से बाह्य दिशा में चक्राकार, वर्तुलाकार, सर्कुलर। तो सेंटर टू पेरिफेरल, सेंटर टू आउटवर्ड्स। माँ का नाल आप देखे होंगे गर्भ में लगा रहता है बच्चे के नाभि से। भोजन, हवा, वायु तो केंद्र में आया और घूम घूम के अन्य अन्य संस्थानों में, अंगों में जाता है। हाँ, भोजन भी पाचन होता है, पेट में पहले आता है, फिर पाचन जो है अन्य अन्य डायरेक्शन में शरीर के विभिन्न भागों में। तो ये प्रॉक्सिमोडिस्टल अर्थात अधोगामी, जिसे केंद्र से बाह्योन्मुखी, सेंटर टू पेरिफेरल, सेंटर टू आउटवर्ड्स बोलते हैं। इस दो प्रकार से विकास होता है, और इन्हीं दो प्रकार से दरों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, रेट में, स्पीड में, गति में। और यही 4 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना दोस्त। नेक्स्ट कहता है प्रश्न, निम्न में कौन सा कथन सही है? बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। सामाजिक सांस्कृतिक में होता है ना, समाज से सीखता है, संस्कृति से सीखता है। लेव वाइगोत्स्की ने भी कहा हुआ है, क्या? सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया, सोशियो कल्चरल इंटरेक्शन, यह हमारा सही है। बाकी 10 विभिन्न अवस्था में के बांटा हुआ है, ये क्या विकास का सिद्धांत है? हाँ, कौन सा सही है? विभिन्न मनोवैज्ञानिक में अलग अलग कहा है। हार्वर्ड गार्डनर ने सप्त बुद्धि, फिर 8 बुद्धि, फिर 10 बुद्धि में बांटा हुआ है। तो क्या अन्य मनोवैज्ञानिक जैसे बीने ने एक कारक सिद्धांत दिया, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, द्विकारक स्पीयरमैन, त्रिकारक स्पीयरमैन, बहुबुद्धि का सिद्धांत, है ना, बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर, और बहुकारकीय सिद्धांत थॉर्नडाइक। तो देखें साहब, कह रहा है तीसरा नंबर, सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती, होती है ना। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता, साहब वातावरण कहाँ गया? डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू गुणात्मक संबंध, योगात्मक नहीं, इनटू एनवायरनमेंट अर्थात प्रकृति और पोषण, नेचर एंड नर्चर का, प्रकृति और पोषण का गुणोत्तर संबंध, आनुवंशिकता और वातावरण का गुणात्मक संबंध। तो ये कहता है आनुवंशिकता केवल, वातावरण भी तो होना चाहिए, अतः 1 नंबर सही है। नेक्स्ट कहता है आनुवांशिक विन्यास, आनुवांशिकता जो होती है ना, पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने लगती है। तो क्या प्रकट होने लगता है, किस आधार पर? तो मैच्योरिटी आने लग जाती है जब आनुवांशिकता बेहतरीन यदि आ जाए, पैतृक जीन्स, लुड़दादा छुड़दादा पुड़पुड़दादा का गुण सूत्र क्रोमोजोम यदि आ गया, आनुवांशिकता स्ट्रक्चर, तो परिपक्वता आएगी ना, कार्य करने की क्षमता, कार्य कुशलता, मैच्योर होगा बच्चा, मैच्योरिटी। ये क्यों होगा भला? पूर्व निर्धारित
रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया को परिपक्वता कहते हैं। माने हेरिडिटी का स्ट्रक्चर, तो इससे क्या मैच्योरिटी आएगी, यह प्रोसेस मैच्योरिटी कहलाएगा। डैश समाजीकरण का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीय कारक है। तो परिवार प्राथमिक है ना, और विद्यालय क्या है, द्वितीयक। शुरू में बच्चा किन चीजों से जुड़ता है, परिवार से, रिश्तेदार, नातेदार आदि से, है ना। तब विद्यालय जाता है द्वितीयक रूप में, द्वितीयक एजेंसी, द्वितीयक निकाय, सेकेंडरी टाइप का। तो द्वितीयक निकाय क्या, विद्यालय, सरकार, मीडिया वगैरह, यूट्यूब चैनल्स आदि, सब में नियम होता है। तो नियम बाद में सीखता है बच्चा, पहले तो अनौपचारिक ढंग से सीखता है। और परिवार बच्चे का प्रथम गुरु भी होता है। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त, 1 नंबर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिकता का आधार किसके अनुसार, कोहलबर्ग। तो 3 हैं सिद्धांत। क्या, प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, उत्तर परंपरागत अवस्था। प्रत्येक को 3 भाग में बांटा गया है। उम्र देखेंगे तो 4 से 10 वर्ष, 10 से 13, 13 से 16 या अबव, ऊपर। तो प्रत्येक, पहला है क्या, पूर्व परंपरागत, 2 भाग में बांट दिया, सापेक्षतावादी उन्मुखता सिद्धांत, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, और दूसरा दंड एवं अनुशासन, ओबेडियंस एंड पनिशमेंट। तो ये 7-8 वर्ष किस में लग रहा है आपको, 4 से 10 वर्ष। तो दंड एवं पुरस्कार के माध्यम से बच्चा निर्णय लेता है। मारेंगे ना, देह हाथ फुला देंगे, भाई बहन में बांट करके डेयरी मिल्क चॉकलेट खाओ, टाइगर बिस्किट बांट के खाओ। तो दंड एवं अनुशासन, अनुशासन कैसे बनाया, दंड के आधार पर, थोड़ थाड़ दिया, मार थुथनो फुला दिया। हाँ जी, 1 किलो रसगुल्ला आया, बड़की बहनियां एकदम में से चुरा के रख लेती है, छिपा लेती है, अपना 2 3 गो लेना चाहती है। तो निर्णय नैतिकता वगैरह किस आधार पर, बाह्य आधार पर, और दंड एवं अनुशासन। तो यहाँ देखिए, दंड और आज्ञा पालन है ना, ओबेडियंस एंड पनिशमेंट, सी नंबर आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट, कहता है प्रश्न, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमिकता, क्रम, सीरिएशन किस संदर्भ में, जैसे आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये संख्या बड़ी, इससे बड़ी, इससे छोटी, इससे बड़ी, इससे बड़ी संख्या। अब डायरेक्ट बोल दे ये छोटा है इससे, यानी कि क गौ से छोटा है या गौ बड़ा है क से, तो ऐसी विशिष्ट तुलनात्मक बातों को सकर्मक अनुमान, ट्रांजिटिव थाउट बोला जाता है, सकर्मक अनुमान। और एक सीरीज में क्रम से, जो कि जीन पियाजे की तीसरी अवस्था 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में पाया जाता है। यहाँ देखिए, वस्तुओं को किसी एक आयाम, जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, जैसे कोई लंबाई पर आधारित है, चौड़ाई पर आधारित है ना, तो इस पर क्रम दे देते हैं, क्रम श्रृंखला या क्रमबद्धता कहलाएगा, 1 नंबर उत्तर। दूसरों का परिप्रेक्ष्य, यानी दूसरे व्यक्ति उसके आधार पर लेने की क्षमता, तो अपना क्या सृजनात्मकता आएगी, अपना थाउट होना चाहिए ना। चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है। अब बताइए, ये बातें तो एनेक्डोट में करते हैं ना। स्थानों, जैसे अपने विद्यालय का स्थानकीय मानचित्रण, तो मानसिक चित्रण वगैरह हो गया ना। और साथ ही साथ किसी वस्तु के सापेक्ष दिशा, स्थान, दूरी, अर्थात पोजिशनल थाउट, क्या, स्थानीय चिंतन को विकसित करना, यह भी नहीं होगा, 1 नंबर उत्तर। नेक्स्ट, 5 वर्षीय नसीमा को लगता है चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबा देते हैं, दबा के सांप के रूप में पड़े, तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती, बढ़ेगा कैसे, गोला तो उतना ही ना मिट्टी का। अब इसको बढ़ा दिया तो मिट्टी भी बढ़ जाएगा क्या, नहीं ना। माने पलटावी का संकेंद्रण या संकेंद्रण या संकेंद्रीकरण, सेंट्रेशन का अभाव है बच्चे में। मिट्टी बढ़ा थोड़े है ना, केवल शेप उसका जो है ना बदल गया, आकार।
मिट्टी तो उतनी ही है, एक गोला के रूप में था मिट्टी, उसको लंबा कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, सेंट्रेशन, केंद्रीकरण। तर्क कौन सा है इसके पीछे, सेंट्रेशन, जो कि जीन प्याजे की दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष में पाया जाता है। यहाँ उत्तर हो जाएगा बी नंबर आपका। इसी प्रकार प्रश्न, एक लंबी आकृति का बर्तन है और एक चौड़ी आकृति का बर्तन है, चौड़ी आकृति का, ठीक है, दोनों में बराबर पानी है, तो बच्चा बोलेगा लंबे आकृति में ज्यादा पानी है। तो ये क्या, एक सेंटर को देखता है, यानी एक ही भाग को देखना, केंद्र को देखना, केंद्रीकरण या संकेंद्रीकरण। इसका ठीक उल्टा होता है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रेशन, विभिन्न भागों को, आयाम को देखना। तो संकेंद्रीकरण दूसरी अवस्था में जीन प्याजे की, सेंट्रेशन, और डिसेंट्रेशन, विकेंद्रीकरण, जीन प्याजे की तीसरी अवस्था में, डिसेंट्रेशन, हर पक्षों को देखना, तीसरी अवस्था में। चलिए उत्तर हो गया है यहाँ। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डैश पर आधारित है, किस पर आधारित है, तो सामाजिक संरचना, सोशियल कंस्ट्रक्टिविज्म, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत है ना इनका, 1 नंबर उत्तर। नेक्स्ट, कहता है लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे से स्वयं से संवाद, निजी वार्ता, व्यक्तिक वार्ता, प्राइवेट स्पीच, और प्याजे इसी को क्या कहते हैं, अहम केंद्रित भाषा, संज्ञानात्मक भाषा, या कॉग्निटिव ईगोसेंट्रिक स्पीच, ईगोसेंट्रिक स्पीच। क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग, निजी संवाद, प्राइवेट स्पीच, 1 नंबर हो जाएगा वाइगोत्स्की के अर्थों में। कहते हैं कौन सी विशेषता है प्रगतिशील कक्षा, प्रोग्रेसिव क्लासरूम। क्या प्रगतिशील, यार जॉन डीवी की देन है ना, जॉन डीवी, जिन्होंने स्कूल एंड सोसाइटी, समाज और विद्यालय पुस्तक भी लिखी। यानी बच्चों का हो चहुमुखी विकास, सर्वांगीण विकास, बहुमुखी प्रतिभा का विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, ऑल सराउंडेड डेवलपमेंट, है ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास। बच्चा पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, निबंध प्रतियोगिता, क्विज कॉन्टेस्ट, रोल प्ले आदि सब में बेहतरीन प्रगति कर सके, तो प्रगतिशील कक्षा, है ना। तो देख लीजिए ना दोस्त, कौन सी विशेषता है, ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, रटंत विद्या, जैसे मशीन से ड्रिल किए एक ही जगह पर छेद हो जाता है ना, उसी प्रकार 10 बार 20 बार अभ्यास करवा देना, वेधन, ड्रिल को क्या कहते हैं, वेधन, अभ्यास, प्रैक्टिस, तो ये थोड़े होगा। योग्यता आधारित अस्थाई अलगाव, यानी योग्यता, जो बच्चा रिजल्ट बेहतरीन ला रहा है उसको अस्थाई रूप से अलग अलग कर दिया, तुम आगे बैठो तुम पीछे बैठो, बच्चे में हीन भावना आएगी, डिमोरलाइजेशन, ऐसा नहीं करना है। कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगपूर्ण अधिगम, यस, सहयोगात्मक अधिगम, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे से बातचीत करके कॉन्सेप्ट को सीखना, और बच्चे कक्षा में करते हैं। मैथ नहीं समझ में आया, अपना बबितिया सुनीतिया फुलेसरी दुखनी से पूछने लगती है, और बच्चा सीखता है। सहयोगपूर्ण गतिविधि, कोलैबोरेटिव लर्निंग, और यह पॉजिटिव दमदार उत्तर होगा आपका, यही तो विशेषता है, तभी तो आएगी प्रगति शिक्षा में। पुरस्कार और दंड का प्रयोग, ऐसी बातें नहीं, सी नंबर। नेक्स्ट, एक बच्चे में दूसरे की नीयत और इच्छाओं को समझने, क्या, दूसरे की योग्यता, क्षमता, उसकी आकांक्षाओं, इच्छाओं, मनोदशा को जानना, समझना, सम्मान करना, या सहकर्मी, कलीग्स के इच्छाओं का सम्मान करना। तो दूसरे व्यक्ति जैसे आ गया तो इंटरपर्सनल, क्या, इंटरपर्सनल, और बी नंबर में आपका है ना इंटरपर्सनल, इंटरकास्ट मैरिज, यानी दूसरे जाति में बिहा करना, इंटर स्कूल कॉन्टेक्स्ट प्रतियोगिता, तो बात समझे, इंटर स्कूल कॉन्सेप्ट आदि, तो हमारा दूसरा नंबर उत्तर हो जाएगा। जब इंट्रा पर्सनल रहेगा, इंट्रा पर्सनल अंतर्वैयक्तिक जब रहेगा ना, तो तब खुद का योग्यता क्षमता का सम्मान करना, मनोभाव मनोदशा का सम्मान करना होगा। कब, इंट्रा, उल्टा ले लीजिएगा,
इंटरा लग रहा है ना, इंटरा दूसरे का, लेकिन खुद का होगा। और इंटर में दूसरों का, सहकर्मी का, साथ के लोगों का मनोदशा, मनोभाव, इच्छा का सम्मान करना। इंटरपर्सनल। नहीं तो ट्रिक ले लीजिए, इंटर कास्ट मैरिज किया है, एकरे बापे कैले है, तो यानी दूसरे जाति में भी है ना। चलिए 11 का बी नंबर उत्तर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दोस्त, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न कथन प्रस्तावित है। राष्ट्र एनसी जो नई शिक्षा नीति NEP 2020 कस्तूरी रंगन, कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, इसरो के समिति के सदस्यगण, अध्यक्ष वगैरह, तो कस्तूरी रंगन है ना। तो नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 ईस्वी पारित हुआ था। चलिए दोस्त देखा जाए, कहता है, अच्छा इसमें 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नहीं। तो अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। बताइए, मातृभाषा को नहीं लेना, मातृभाषा में पढ़ाने के लिए कहा गया है, और ये कहता है बाधक है, निगेटिव हुआ ना। विद्यालय को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा मातृभाषा, मदर टंग, ये भी गलत, अंग्रेजी में पढ़ाने वाली बातें। 5वीं कक्षा तक तो वैसे भी जो है ना अंग्रेजी मतलब मुक्त कर दिया गया है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने यानी बहुभाषिकता होने से उच्च संज्ञान, कॉग्निटिव मस्तिष्क का विकास होगा। और हमने बताया भी है, बहुभाषिकता, मल्टीलैंग्वेज, पॉलीग्लॉटिज्म, पॉलीग्लॉट, ये सब सीखने में संसाधन का काम करते हैं, बढ़ोतरी पैदा करते हैं, लाभदायक होते हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए। सी नंबर दमदार है ना दोस्त, इसको पढ़िए, इस लाइन को समझ जाइएगा। द्विभाषिक उपागम यानी द्विभाषिकता, तो द्विभाषिकता भी सीखने में मदद करता है, यहाँ कहता है उलझन पैदा करता है, यह भी गलत, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, जेंडर भूमिकाएं, भूमिका कह रहा है, रोल, जेंडर का रोल कह रहा है। एक लड़की सीखती है खाना बनाना, एक लड़का दुकान पे बैठना, ऑफिस में काम करना, साइकिल चलाना आदि सीखता है, अपनी भूमिका को सीखता है कि मेरा क्या रोल है। एक माता घर गृहस्थी सीखती है, तो भूमिका को सीखती है, अर्जन करती है, लर्निंग करती है, तो अधिग्रहित व्यवहार है सीखने वाला, लर्निंग करना, अपना अपना रोल। यार क्वेश्चन समझिए ना, ये लिंग पूर्वाग्रह नहीं है क्वेश्चन कि जेंडर पक्षपात करना, जेंडर बायस, जेंडर स्टीरियोटाइप, वो नहीं है क्वेश्चन, है जेंडर भूमिका, भूमिका, रोल, रोल। तो माता पिता की, मम्मी की अलग भूमिका, उनका अलग कार्य, पापा की अलग कार्य, ऑफिस जाना, दफ्तर जाना आदि। चलिए ठीक है, 1 नंबर उत्तर। नेक्स्ट, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, यानी सतत रूप से जांच पड़ताल, बच्चे का मूल्यांकन करना, इवोल्यूशन कैसा, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक, बच्चा केवल पढ़ाई में अर्थात शैक्षिक गतिविधि, स्कॉलेस्टिक या को स्कॉलेस्टिक, स्कॉलेस्टिक या फिर करिकुलर गतिविधि, पढ़ाई में ही अव्वल ना हो, खेल कूद, ललित निबंध, क्विज कॉन्टेस्ट, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, साइंस एग्जीबिशन, यानी को करिकुलर, को स्कॉलेस्टिक, गैर शैक्षणिक गतिविधि में भी बेहतरीन प्रगति हो, चहुमुखी विकास हो, यही तो है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। और बच्चे की ज्ञान, और कैसे होगा चहुमुखी विकास, बच्चा ज्ञान में पिछड़ तो नहीं रहा है, समझ पा रहा है ना कॉन्सेप्ट को जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, छात्रों की समझ को, अंडरस्टैंडिंग को आंकना, और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी को इसी के अनुरूप रूपांतरित करना, किसके अनुरूप, बच्चे की समझ के अनुरूप पढ़ाना, रूपांतरित करना, बी नंबर आपका उत्तर होगा। दूसरे से तुलना, फिर वही डिमोरलाइजेशन, हीन भावना, तुलना करना, वर्गीकरण, भेदभाव, तो साहब बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली का हनन होगा। छात्रों के प्रदर्शन के अनुसार जैसा रिजल्ट आया उस हिसाब से वर्गीकरण, गलत।
छात्रों को किसी विषय में सफल या फेल है तुम पास है, ऐसी बातें गलत होंगी। बच्चों में भेदभाव रहित शिक्षा होनी चाहिए, भेदभाव रहित, भेदभाव नहीं करना है, ये हुआ रहित का मतलब। यह भी गलत, आपका उत्तर हो गया बी नंबर। नेक्स्ट, अपनी कक्षा के मूल्यांकन पद्धति, यानी कि बच्चे की जांच पड़ताल करना कि बच्चे को शिक्षा कहाँ तक मुहैया, समझ हो पा रही है कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग, डेवलप, कॉम्प्रिहेंशन। तो पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? क्या कह रहा है? किन किन बातों पर विचार करना चाहिए? कहता है मेरे अलावा इन परिणाम का उपयोग कौन करेगा? तो माता पिता रिपोर्ट कार्ड देखने में, उनका जो भी रिजल्ट आए देखने में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी कक्षा में प्रोन्नति करने के लिए भी उपयोग हो सकता है ना? तो मेरे अलावा इन परिणाम का उपयोग कौन करेगा? विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र, यानी कि सीखने का जो वक्र है, जैसे इस प्रकार का वक्र, जैसे आपका सीढ़ीदार वक्र, कभी सीख रहा है, कभी एकदम जो है ना नहीं सीख रहा है, वक्र गिर गया। तो वक्र यानी रेखा के माध्यम से शो करना का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? यानी कि विशिष्ट ढंग क्या है मूल्यांकन करने का? बेहतरीन है। एक शिक्षक को यह समझ रखनी चाहिए कि कैसे हम बच्चों का जांच पड़ताल, मूल्यांकन कैसे बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तीसरा, कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा? यानी स्वयं का पेडागोजी में बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण लाना है, ये चिंतन सही है ना? एक शिक्षक शिक्षिका को करना चाहिए ना, अपनी पेडागोजी, शिक्षण से शास्त्र पढ़ाने का तरीका में सुधार करना चाहिए। डी, कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी? गलत हो गया ना, रिजल्ट को बढ़ावा दे रहा है, समझ विकसित करनी चाहिए ना, तो ये गलत हो गया। अब दूसरा और तीसरा दमदार उत्तर होगा, लेकिन आपके मौजूद नहीं है, तो एक नंबर 50-50। कौन परिणाम का उपयोग करेगा? 1, 2, 3, पहला नंबर आपका उत्तर है ना, चौथा तो कदापि नहीं होगा। नेक्स्ट, और 2 और 3 रहता तो 2 और 3 ले लेते, लेकिन नहीं है ऑप्शन, तो 1, 2, 3 ले लिया हमने। कहता है समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। क्या है समावेशी शिक्षा? जॉन डीवी ने दिया हुआ है ना। तो कहता है एक ही छत के नीचे विभिन्न योग्यता, क्षमता, रूप, रंग, जाति, धर्म सबको एक साथ पढ़ाना, सबको एक साथ पढ़ाना, और कोई बच्चा माने सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना नहीं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालय में, क्यों? प्राइवेट में भी तो 25% का कोटा रहता है, गलत। दिव्यांग छात्र को सिर्फ विशेष विद्यालय में, यानी कि कोई दृष्टि बाधित है, सूरदास यानी कि देखने में प्रॉब्लम, तो उसको ब्लाइंड स्कूल में भेजिए, विशेष विद्यालय में, गलत है ना। उस विद्यालय समावेशी में पढ़ा सकते हैं, नियम है। समावेशी का मतलब ही है समानता, और दिव्यांग के लिए साम्य, विशिष्ट चीजें मुहैया करवाना, इक्विटी, साम्यता। सरकारी विद्यालय में केवल अंग्रेजी, गलत हो गया ना, मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। योग्यता से पढ़े होकर, यानी कि क्या टैलेंट है बच्चे में, कितना टैलेंटेड है, उससे पढ़े होकर, उससे कोई मतलब नहीं। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, यही तो है समावेशी कक्षा, डी नंबर उत्तर। पढ़ाते कथन दिया गया है, स्टेटमेंट, जैसे बड़की मायना तो चुगलखोर है, तो कहेगा रीजन, तर्क, हाँ हाँ हम भी देखे हुए, तुम्हारे चुगलखोरी कर रहा था, तो रीजन कह देगा उसका वकालत, यानी हाँ 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 कह दिया, तो ए और आर दोनों सही है। आर रीजन तरफदारी करता है या स्पष्ट व्याख्या करता है ए की, तो 1 नंबर उत्तर। यहाँ देखिए, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के लिए विभिन्न तरीका, बहुविविध मेथड का प्रयोग करना चाहिए ना, चूंकि व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर अलग अलग रूप, रंग, योग्यता, क्षमता, बुद्धि, लब्धि के छात्र होंगे समावेशी कक्षा में, तो विभिन्नता को अपनाना चाहिए ना, सही बात है। शिक्षक को अधिगम करता, यानी विद्यार्थी की विविध
तो विविध आवश्यकता हेतु बच्चे की अलग अलग सीखने की योग्यता क्षमता होती है, तो उस आधार पर अपने शिक्षा शास्त्र को उन्हीं बच्चों के अनुकूल बनाना चाहिए। बोल दिया ना विविधता विभिन्न तरीका, तो कर दिया ए और आर सही है। आर ने व्याख्या कर दिया ए की, और ए नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। आर सही व्याख्या करता है। एक नंबर विकल्प आपका ये वाला उत्तर हो जाएगा। हिंदी में देख लीजिए या अंग्रेजी में देख लीजिए, जैसी मर्जी। चलिए आगे बढ़े। अगले प्रश्न है प्रश्न 18। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई, किसमें? लिखाई में। तो लिखने वाला क्या कहलाता है? डिसग्राफिया, ग्राफ खींचना, है ना। यह लक्षण के अधिगम विकार कौन सा? तो लेखन वैफल्य, जिसमें गतिक कौशल यानी हाथ का इस्तेमाल होता है और मानसिकता का भी। कुछ क्वेश्चन आपने देखा होगा जिसमें गतिक लिया गया है, नहीं था ऑप्शन, तो गतिक। डिसग्राफिया, ग्राफ खींचते हैं लिख करके, तो लिखने में प्रॉब्लम, ग्राफिया, डिसग्राफिया। व्यक्तिक विभिन्नता, क्या फ्रांसिस गाल्टन ने दिया? व्यक्तिक विभिन्नता पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मानकीकृत, यानी कि किताबी ज्ञान, बाहरी दुनिया से नहीं जोड़ना, औपचारिक तरीके से केवल पढ़ाना। साहब अमानकीकृत भी होना चाहिए ना, अनस्टैंडर्ड, अनऑथेंटिक और अनौपचारिक, इनफॉर्मल गतिविधि, आकलन के तरीका का उपयोग करना, मानकीकृत। अमानकीकृत भी होना चाहिए। और बच्चों को पहले कैसे सिखाते हैं? पूर्व वातावरण से जोड़ करके, यानी कि अमानकीकृत ढंग से। ये गलत। शिक्षा शास्त्रीय उपागम यानी कि पेडागोजी मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। अलग अलग साधनों का उपयोग, सही तो है। जहां क्वेश्चन में मिले विविध साधन, विविध मेथड, विधियां, ये सब तो आपको सही होगा ना। एकमात्र तरीका ही सही होगा क्या? विभिन्न विभिन्न तरीके ना होंगे। आपकी परीक्षाओं में भी लेखन का जांच कर लिया, फिर प्रैक्टिकल, भाइवा, थ्योरी, तो अलग अलग तरीके से। बी सही है। सी देखिए गलत क्यों हुआ। एक रूप शिक्षा शास्त्र, रटंत आधारित, रटंत विद्या। पेपर पेंसिल टेस्ट ना, लिखंत लेखन का, तो बच्चा चोरी चकारी भी तो कर सकता है जो चमाड़ी बच्चा रहेगा, बात बुझे। चोरकट, पेपर पेंसिल यानी कि लेखन, लिखावट पर आधारित। वर्कशॉप आपने किया होगा, साइंस एग्जीबिशन, प्रोजेक्ट वगैरह, ये सब कहाँ गया? गलत हुआ ना। पुनर्स्मरण, रटंत विद्या, इस कारण भी गलत। सृजनात्मकता का अब अनिवार्य लक्षण देखिए, क्रिएटिविटी आएगी किससे? तो अपसारी सोच, जिसे सृजनात्मकता कहते हैं। अपसारी चिंतन, विभिन्न तरीके से किसी चीज को, समस्या समाधान को करना, अलग अलग तरीके से, अलग अलग कॉन्सेप्ट, विभिन्न तरीके से चिंतन करना। कल्पनाशीलता आएगी, तार्किकता आएगी, मौलिक चिंतन आएगा, जिससे जिज्ञासा बढ़ेगी, क्यूरियोसिटी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। एक नंबर उत्तर। एक उत्तर के विभिन्न तरीके यानी अपसारी, सृजनात्मकता। जेपी गिलफोर्ड ने दिया हुआ है ना। चलिए, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना, अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? तो सक्रिय अन्वेषण, खोजी विधि। कैसे यार? खोजते हैं, अपने भौतिक संसार पर क्रिया करते हैं। कभी सिकिया पकड़ लेगा, बटरफ्लाई पकड़ लेगा, पुछड़ी में रस्सी बांध देगा। हाँ, कभी आटा का या मिट्टी का सांद करके रूप दे देगा, शेप वगैरह। ज्ञान का सृजन किया, अन्वेषण किया। एक नंबर सही है। दूसरा, प्ले करके, खेल करके भी सीखते हैं, ज्ञान की संरचना होती है। पदार्थ यानी मूर्त वस्तु पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, लर्निंग बाय डूइंग करके, सही है ना। सहभागिता, सहपाठियों द्वारा, ABCD आपका सभी सही होगा। 21 का डी नंबर। अगला, एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए
क्या फोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांट देती है। क्या करती है? समूह में बांट देती है। तो यह रणनीति क्या है? जैसे आप ही को बड़ा बड़ा फोन नंबर जैसे 9534 याद रखते थे ना, तो छोटा छोटा पाठ कर देते हैं विश्लेषणात्मक गतिविधि के द्वारा, है ना। तो यह क्या कहलाएगा? इसको खंडीकरण कहेंगे। खंड खंड करना, विश्लेषण एनालिसिस, और चंकिंग, इंग्लिश में चंक करना, टुकड़ों में बांट देना। एक नंबर। अधिगम की कौन सी दशा विद्यालय में सबसे अधिक बल देनी चाहिए? यानी एक शिक्षक को सबसे ज्यादा बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली में, चाइल्ड सेंटर्ड या प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक शिक्षण प्रणाली, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण प्रणाली में ज्यादा फोकस करना चाहिए। किस पर? तो बच्चे अपने पर्यावरण वातावरण से सहभागिता, कोलैबोरेटिव लर्निंग कर सकें, उनके द्वारा कौशल ज्ञान वगैरह का निर्माण कर सके। एक नंबर नहीं लगता है दमदार? रटंत विद्या गलत। दूसरों का निष्क्रिय, सक्रिय अनुकरण होता तो मानते भी। बच्चे सक्रिय ना ज्ञान के वो ज्ञान के जिज्ञासु होते हैं, ज्ञान सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। और शिक्षक को बच्चों को सक्रिय रहना चाहिए, गतिशील रहना चाहिए। निष्क्रिय जहां लग गया हमेशा नेगेटिव ही ना होगा जी। उद्दीपक अनुक्रिया संबंध द्वारा व्यवहार का अनुबंधन, यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया के द्वारा व्यवहार को कंडीशनड कर देना, जोड़ देना। उद्दीपन, जैसे उद्दीपन बच्चों को दे दिया आपने चॉकलेट, डेयरी मिल्क वगैरह, अब बच्चा पढ़ेगा वो लालच में। किसके लालच में? उद्दीपक तत्व, स्टिमुलस मटेरियल के लालच में। थॉर्नडाइक ने भी प्रयोग किया ना बिल्ली पर, पिंजरे में रख दिया, पिंजरे में, और बाहर मछली, दूध वगैरह, उद्दीपक तत्व। तो उसी प्रकार बच्चों से होमवर्क करवाने में, दूध पिलाने के लिए, बेटा दूध पी लो, बेटा डेयरी मिल्क चॉकलेट दूंगी, तो उद्दीपक अनुक्रिया, लालच प्रलोभन, ज्यादा पुरस्कार देना गलत। तो परिवेश के साथ सहभागिता, एक नंबर उत्तर। अगला आपका, निम्न में कौन सा युग्म सामाजिक संरचना उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है? कहता है एक सामाजिक संरचना, तो बच्चा सोसाइटी से जुड़ेगा, कल्चर से जुड़ेगा, तो ज्ञान डेवलप होगा ना, पढ़ाई लिखाई की समझ पैदा होगी, विकसित होगी। एक नंबर। कि सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड, एक कार्ड टाइप का, गत्ता टाइप का, कूट टाइप का, कोई जैसे पहाड़ा देना है, एक का पहाड़ा, दो का पहाड़ा, तीन का पहाड़ा दे दिए, रटने में आसानी, सीखने में आसानी होगी ना। फ्लैश कार्ड TLM मटेरियल है ना, सही है। उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफी देकर पुरस्कृत। सही उत्तर, तब तो गलत नहीं करना चाहिए बच्चे को, इसीलिए ये गलत। अरे बच्चों को गलतियां करने दीजिए, गलतियां सीखने का संसाधन है। सही उत्तर देना, गलतियां नहीं करना, गलतियों से कितनी बार बचता है, ये सब गलत पाए जाएंगे। क्योंकि हमने आपने भी तो जोड़ घटा गुना भाग या हर्षिकार दीर्घिकार हर्षुकार दुर्गुकार गलतियां कर करके सीखा, इसलिए एक नंबर गलत। दूसरा, परामति, यानी परामिति कोई शिक्षिका है, विविध प्रकार की पुस्तकें, ठीक है, अलग अलग प्रकार का पुस्तक अपने विद्यार्थी को पढ़ने के लिए देती है, सही है ना। इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उनके लिए नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा, यानी चर्चा में शामिल करते हैं। कितना बेहतरीन है। दूसरा नंबर, अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ से जोड़ती है। हाँ, संदर्भों से, प्राकृतिक दुनिया से, प्रासंगानुकूल वातावरण से, प्राकृतिक दुनिया व्यवहारिक संदर्भ से जोड़ती है, दैनिक जिंदगी में प्रयोग होने वाला संदर्भ, सही तो है। नेक्स्ट, रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए, फिर रट्टा मारा गया ना, 5 बार लिखना, 10 बार लिखना, अभ्यास इतना ज्यादा कि रटा चला जाएगा। 2 और 3 आपका सही होगा, और 2 और 3 किस विकल्प में है? 3 नंबर में, यही उत्तर होगा। नेक्स्ट,
एक शिक्षक होने के नाते कहता है, आप समस्या समाधान क्षमता को किस प्रकार अपनाएंगे, सुसाधित करेंगे, है ना? अपने विद्यार्थी में डर की भावना, फिर बाल केंद्रित तो नहीं ना हुआ। समस्या है तो अटल, जो टले नहीं, यानी कि एक निश्चित प्रकार का टीएलएम या एक निश्चित प्रकार का फिक्स्ड विधि से पढ़ाना, मेथड से। अटल, जो टले नहीं, यानी निश्चित तौर पर। अरे अलग अलग प्रकार से ना पढ़ाइए, अलग अलग टाइप के समरूप, यानी उसी के जैसा अलग अलग मटेरियल। पृथ्वी नहीं है, पूरा नहीं दिखा सकते तो ग्लोब दिखाइए। ये ग्लोब क्या है? समरूप, है ना? तो समरूपों का इस्तेमाल करवाइए ना। सी नंबर, समरूप, उसी के जैसा विभिन्न प्रकार का अन्य अन्य गतिविधि से पढ़ाइए, अन्य टीचिंग लर्निंग मटेरियल से पढ़ाइए, समरूपों का इस्तेमाल करवाइए। रटंत विद्या निष्क्रिय, गलत हो गया, सी उत्तर। नेक्स्ट, सार्थक अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग बढ़ावा देना है, मीनिंगफुल लर्निंग को, है ना? तो देखें, कहता है कक्षा में संदर्भ रहित, यानी संदर्भों से नहीं जोड़ना, रहित का मतलब निगेटिव, नहीं, तो संदर्भ नहीं जोड़िएगा, गलत हुआ ना। कॉन्टेक्स्ट से जोड़ना चाहिए, नेचुरल वर्ल्ड से जोड़ना, प्रसंगानुकूल वातावरण से जोड़ना, ये जहां जहां मिले सही उत्तर होगा। लेकिन यहां संदर्भ रहित कह दिया, गलत ना। बी, एक समस्या पर विविध तरीका, देख रहे हैं, विविध, जहां जहां मिल रहा है आपको उत्तर ले रहा है। क्योंकि एक बच्चा हो सकता है एक विधि से समझा, दूसरा दूसरी विधि से समझेगा, तो विविध तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित, हतोत्साहित नहीं, हतोत्साहित भी नेगेटिव वर्ड है, डिमोरलाइज, डिस्करेज करना, ये उत्तर हो जाएगा। रट्टा मार, गलत, श्याम पट पर लिख गया, उत्तर को छाप लिया, रटंत विद्या वाला धंधा, गलत। अपने विद्यार्थी की सफलता को आंतरिक कारणों पर, यानी कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा, आंतरिक कारण, विद्यार्थी अपना कार्य में फेल हो गया, तो बच्चा आंतरिक रूप से नहीं नहीं नहीं, मुझ में गलती थी, मुझ में दोष था, चलो बेस्ट नेक्स्ट टाइम करूंगा मैं, नेक्स्ट टाइम बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण सफलता मुझे मिलेगी, आंतरिक कारण से गर्व पैदा होगा। और कह देगा बाह्य कारण, तब तो आप शर्म ले लेते, गुस्सा, निगेटिव वर्ड, उत्कंठा, एंग्जाइटी, दुश्चिंता, तो निगेटिव लेते आप। बाह्य कारण कैसे? बाह्य कारण समझिएगा, अरे मास्टर ना क्वेश्चन हार्ड हार्ड सेटिंग किया था, अरे क्या बता, टेम्पो वाला देर से पहुंचाया, अरे हम तो 1 घंटा हमको मिल पाया एग्जाम में। बाह्य कारण और क्या दे सकता है एक बच्चा फेल होने पर? लॉजिक, मास्टर ने 10 मिनट पहले मम्मी ने क्वेश्चन आंसर ले लिया, मेरा क्वेश्चन सीट, क्या बताऊं, इसीलिए असफल हो गए। तो बाह्य कारण जब रहेगा शर्म, लेकिन जब आप अपनी आत्मा की आवाज सुनिएगा, खुद के कारणों को, आंतरिक कारणों को ढूंढिएगा, तो आप अपने आप में गौरवान्वित होइएगा, गर्व महसूस कीजिएगा। सी, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। बहुसंवेदनीय उपागम तो क्या? मल्टीपल, बहुसंवेदनीय, बहुत सारे अलग अलग संवेदना, इंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, अलग अलग प्रकार का उपागम, तो इससे क्रिएटिविटी आएगी ना बच्चे में। लर्निंग बाय डूइंग अलग अलग तरीके से करेगा ना। बहुसंवेदन का मतलब समझे, मल्टी सेंस ऑर्गन्स, मल्टी सेंसरी अप्रोच। आइए ढूंढते हैं पॉजिटिव विकल्प, और पहला आपका दमदार है, अधिक प्रभावशाली बनाएगा, अलग अलग संवेदनाओं, सेंस ऑर्गन्स से करके सीखेगा बच्चा लर्निंग बाय डूइंग। कहता है कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित, फिर बाल केंद्रित कहाँ आया, समावेशी कक्षा, निर्देशित अवधि, यानी कि एक फिक्स्ड पीरियड, काफी समय बचाता है, बच्चा सीखे या ना सीखे, आप समय को देखिएगा, हाँ, अपने सिलेबस पाठ्यक्रम को पूरा करना टाइम पर, यही लक्ष्य है क्या शिक्षा का। निर्देश, निश्चित समय अवधि में, गलत। बच्चों में आज्ञा परायणता, फिर अनुशासन का भाव पैदा करना, स्वतंत्र वातावरण में पढ़ाना चाहिए,
शिक्षक केंद्रित नहीं कि आज्ञा पालन। अपन इन्ना जो नहीं इलायची लटा रहे हैं, फोन पे मोर मेहरारू से बात कर रहे हैं, कैसी हो ये मंचुलिया। पहले यही ना होता था टीचर सेंटर्ड क्लासरूम में। बच्चे अनुशासन, कोई नहीं पूछेगा कुछ भी, पढ़ो अपना पहाड़ा लिखो, और अपना इधर लगा हुआ है ऑनलाइन। या इलायची लटा रहा है, इलायची बुझ रहे हैं ना, नहीं बुझ रहे छोड़िए ना, खाना थोड़े है, कैंसर हो गया था जहांगीर को। वही शुरू करवाया, वही बंद करवाया, तंबाकू की खेती। चलिए जी, आज्ञा परायणता, स्वतंत्र वातावरण होना चाहिए, इसलिए ये गलत उत्तर क्या हो गया, एक। नेक्स्ट, कि तो बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पना के बारे में, यानी अलग अलग गतिविधि है ना, व्यक्ति की विभिन्नता के आधार पर अलग अलग गतिविधि, वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियां गठित कर लेते। भ्रांति माने गलतियां, मिसकॉन्सेप्शन, संभ्रांति। तो गलतियां करना अच्छी बात है ना, यह सीखने के तौर तरीके के बारे में एक फीडबैक प्रस्तुत करता है, फीडबैक है ना। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए गलतियों के बारे में पूछ रहा है, बच्चे गलतियां करते हैं, तो गलतियां सीखने का संसाधन है, पिलर्स हैं, कहा भी गया मिस्टेक्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। एक नंबर, एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप में हतोत्साहित करना चाहिए। यानी कि गलतियां, भ्रांति, संभ्रांति कभी नहीं करना चाहिए। गलत हुआ ना, यही तो हमारा उत्तर होगा कि कौन सा नहीं होगा, यही नहीं होगा। नहीं समझे, हतोत्साहित करना चाहिए भ्रांति संभ्रांति को, यानी गलतियां नहीं करनी चाहिए बच्चों को। और मास्टरवा जो है बिना गलती कैले वहां पहुंचेगा होगा, जोर घटा गुना भाग एक दिन में सीख गया होगा, पैचो वाला घटा पूछिएगा तो। थॉर्नडाइक ने यूं ही थोड़े दिया त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, एरर एंड ट्रायल मेथड। यही गलत है और यही पूछा जा रहा है, एक नंबर उत्तर। बी, बच्चे वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है, नेचुरल है गलतियां होना, क्या है, स्वाभाविक है, सही है। एक अध्यापक को निश्चित रूप में इन वैकल्पिक कल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए। क्या करना चाहिए, निश्चित रूप में अवश्य ही गौर फरमाना चाहिए कि बच्चों में गलतियां होने का क्या कारण है। नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, गौर फरमाना चाहिए, क्योंकि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया का ना महत्वपूर्ण अंग होती है, टीचिंग लर्निंग का। संकल्पना और भ्रांति सदैव निराधार नहीं होती, कभी कभी मतलब 100% सही होता है। जैसे शिक्षक देखा कि ये गलती का कारण है, तो कभी कभी टीचर से हो सकती है गलतियां, निराधार हो सकती है, और कभी कभी सच्चा पुख्ता सबूत के साथ हो सकती है, बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शाती है। तो बच्चे में वास्तविक अंडरस्टैंडिंग पैदा करती है कि अभी मुझसे गलती हुई, ओ हो, चलो ठीक है, आगे चल के मुझसे गलती ये वाला नहीं करना है। शिक्षक को भी बताती है बच्चे की योग्यता को और अयोग्यता को, क्या, बच्चों की गलतियां। समझ विकसित होती है कि शिक्षण की रणनीति में और सुधार तो नहीं करना चाहिए, ये सही है, सहज समझ यानी नेचुरल अंडरस्टैंडिंग बताती है, दर्शाती है। एक नंबर आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, जो गलत है। नेक्स्ट एंड लास्ट, ठोस प्रलोभन कह रहा है, जैसे डेयरी मिल्क, जैसे कि टाइगर बिस्किट, जैसे कि पेड़ा, रसगुल्ला देंगे बेटा, ये मूर्त वस्तु वाला प्रलोभन हो गया। कैसा, लालच या पुरस्कार, ठोस प्रलोभन। और पुरस्कार द्वारा विद्यार्थी को सीखने अभिप्रेरित किया जा सकता है। ये कैसा परिप्रेक्ष्य है, तो व्यवहार में प्रयोग करते हैं ना, जीवन में, व्यवहारिकता, बिहेवियरल, तो बिहेवियरिस्ट। और आप जानते हैं स्किनर, आपके पावलाव, थॉर्नडाइक, कर्टलेविन वगैरह, ये सब व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, व्यवहार में प्रयोग करते हैं। पापा मम्मी भी देखे होंगे, अरे अरे बेटा मिल्क फिनिश करो, डेयरी मिल्क दूंगी मैं तुम्हें, चॉकलेट दूंगी चॉकलेट। तो ठोस प्रलोभन का मतलब समझे, मूर्त वस्तु वाला प्रलोभन। यह सही होगा हमारा। मिलते हैं पुनः अगली कक्षा में। दोस्त ना सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो दूसरों तक, जो हमारी ऑफलाइन कक्षा में नहीं पहुंच पाते, उन भाई बहनों को भी मदद मिलेगी। तो मानवता का यह भी एक लक्ष्य होना चाहिए, है ना दोस्त। प्लीज सब्सक्राइब करें यदि अच्छी लगी कक्षा तो। मिलते हैं अगली दमदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।